नमस्कार, द बिगनिंग कल्चर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी। भारत का अपना एक समृद्ध समुद्री इतिहास रहा है और समुद्री क्रियाकलापों संबंधी बातों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। भारतीय पुराणों में महासागर, समुद्र और नदियों से जुड़ी हुई ऐसी कई घटनाएं मिलती हैं जिससे इस बात का पता चलता है कि मानव को समुद्र और महासागर रूपी संपदा से काफ़ी फायदा हुआ है। भारतीय साहित्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला और पुरातत्व विज्ञान से प्राप्त कई साक्ष्यों से भारत की समुद्री परंपराओं का अस्तित्व प्रमाणित होता है। हमारे देश के समुद्री इतिहास का अध्ययन करने से इस बात का पता चलता है कि प्राचीन काल से लेकर 13वीं शताब्दी तक हिंद महासागर पर भारतीय उपमहाद्वीप का वर्चस्व कायम रहा। राजनीतिक कारणों से अधिक व्यापार के लिए भारतीय समुद्री रास्तों का प्रयोग करते थे। इस प्रकार 16वीं शताब्दी तक का काल देशों के मध्य समुद्र के रास्ते होने वाले व्यापार, संस्कृति और परंपरागत लेन देन का गवाह रहा है। हिंद महासागर को हमेशा एक विशेष महत्व का क्षेत्र माना जाता रहा है और भारत का इस महासागर में केंद्रीय महत्व है। भारत के समुद्री इतिहास का आरंभ 3000 ईसा पूर्व से होता है। इस दौरान सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों का समुद्री व्यापार मेसोपोटामिया के साथ होता था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त साक्ष्यों से यह बात सामने आई है कि इस काल में समुद्री गतिविधियों में अच्छी प्रगति हुई। लोथल में शुष्क गोदी डार्क डॉक की खोज से यह पता चलता है कि ज्वार भाटा, पवनों और अन्य समुद्री कारक उस काल में भी विद्यमान थे। लोथल से प्राप्त ड्राई डॉक 2400 ईसा पूर्व का है और इसे विश्व की प्रथम ऐसी सुविधा माना जाता है जिस पर पोतों के आश्रय और उनकी मरम्मत की सुविधा थी। वैदिक साहित्य में नौकाओं, पोतों और समुद्री यात्राओं का उल्लेख कई बार आया है। अभिलेख की बात करें तो ऋग्वेद वह सबसे पुराना साक्ष्य है जिसके अनुसार वरुण समुद्र के देवता हैं और पोतों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले महासागरीय मार्गों का उन्हें ज्ञान था। ऋग्वेद में इस बात का उल्लेख है कि व्यापार और धन की खोज में व्यापारी महासागर के रास्ते दूसरे देश में जाया करते थे। महाकाव्य रामायण और महाभारत में भी पोतों और समुद्री यात्राओं का वर्णन है। यहाँ तक कि पुराणों में भी समुद्री यात्राओं की कथाएं वर्णित हैं। नंद और मौर्य काल में बड़े पैमाने पर समुद्री व्यापार गतिविधियां हुई जिनसे अनेक राष्ट्र और भारत के बीच नज़दीकियां बढ़ी। इससे भारत की संस्कृति और धार्मिक विश्वासों का प्रचार प्रसार अन्य देशों में हुआ। मौर्य वंश की समुद्री गतिविधियों के चलते भारतीय इंडोनेशिया और आसपास के द्वीपों पर जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस काल में भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया। यूनान और रोम के साहित्यिक अभिलेखों से नंद और मौर्य साम्राज्यों के दौरान समुद्री व्यापार होने के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। यूनान के मानव विज्ञानी और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मकदूनिया के दूत रहे मेगस्थनीज ने उस दौरान पाटलिपुत्र में सशस्त्र सेनाओं के प्रशासन का वर्णन किया है और एक विशेष समूह के होने की बात कही है जो समुद्री युद्ध के विभिन्न पहलुओं को देखा करता था। यही कारण है कि मगध साम्राज्य की जल सेना को साक्ष्य के आधार पर विश्व की प्रथम जल सेना होने की संज्ञा दी जाती है। चंद्रगुप्त के मंत्री चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना इसी काल में की जिसमें एक नवाध्यक्ष पोतों के अधीक्षक के अधीन जलमार्ग विभाग के कार्य करने संबंधी ब्यौरे उपलब्ध हैं। अर्थशास्त्र में युद्ध कार्यालय के रूप में स्थापित एडमिरल्टी डिवीज़न का भी उल्लेख है जिसे महासागरों, झीलों और समुद्रों में नौचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मौर्य शासन के दौरान रखी जाने वाली विभिन्न प्रकार की नौकाओं और उनके प्रयोजन की विस्तृत जानकारी इस पुस्तक में उपलब्ध है। अशोक महान के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप तक फैला था और उसके व्यापारिक
संबंध श्रीलंका, मिस्र, सीरिया और मकदूनिया के साथ थे। अशोक के प्रिय कार्यों में से एक था बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार। इस बात के प्रमाण है कि अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल के ताम्रलिप्ति से समुद्री के रास्ते सिलोट जाते समय उपहार के तौर पर अपने साथ पवित्र बरगद वृक्ष का एक पौधा ले गए थे। अशोक ने दक्षिण पूर्व एशिया में समुद्र के रास्ते कई साम्राज्यों में अपने दूत भी भेजे थे। स्वतंत्रता के उपरांत भारत का विभाजन होने पर रॉयल इंडियन नेवी और रॉयल इंडियन नेवी में बंट गई। 22 अप्रैल 1958 को वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी ने भारतीय नौसेना के नौसेनाध्यक्ष का पदभार संभाला और इस गौरव को प्राप्त करने वाले वो प्रथम नेवल अफसर बने। रॉयल इंडियन नेवी की 2/3 परिसंपत्ति भारत के पास रही और शेष पाकिस्तान की नेवी के पास चली गई। 15 अगस्त 1947 को रियर एडमिरल J.T.S. हॉल RIN को भारत के प्रथम फ्लैग अफसर कमांडिंग रॉयल इंडियन नेवी के रूप में नियुक्त किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र बनने के बाद रॉयल इंडियन नेवी से रॉयल शब्द को हटा दिया गया और इंडियन नेवी के रूप में इसका पुनः नामकरण किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह के रूप में रॉयल नेवी के क्रेस्ट के क्राउन का स्थान अशोक स्तंभ ने ले लिया। वेदों के वरुण देवता की आराधना भारतीय नौसेना द्वारा चयनित आदर्श वाक्य श नो वरुणः से शुरू होती है, जिसका अर्थ वरुण देवता की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। राज्य के प्रतीक के नीचे अंकित वाक्य सत्यमेव जयते को भारतीय नौसेना के क्रेस्ट में शामिल किया गया। ग्रेट ब्रिटेन में सैन्य बलों के कमांडर इन चीफ और वहां की नेवी, आर्मी तथा एयर फोर्स को वहां के राजा ध्वज प्रदान किया करते थे। हर विशेष समारोह के अवसर पर राजा के ध्वज तट पर होने वाली परेड में हिस्सा लेते थे। 1924 में किंग जॉर्ज ने ब्रिटिश नेवी को अपना ध्वज प्रदान किया। 1935 में रॉयल इंडियन नेवी को राजा का ध्वज प्रदान किया गया। हमारा देश भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना और इससे एक दिन पहले 26 जनवरी को रॉयल इंडियन नेवी, रॉयल इंडियन आर्मी और रॉयल इंडियन एयर फोर्स और उनकी संबंधित कमानों को भेंट किए गए सभी 33 राजा के ध्वजों की देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में प्रदर्शनी लगाई गई। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 मई 1951 को भारतीय नौसेना को ध्वज प्रदान किया। 21 अक्टूबर 1944 को पहली बार नौसेना दिवस मनाया गया। इस समारोह को उल्लेखनीय सफलता मिली और इससे उत्साह का संचार हुआ। इस समारोह की सफलता के बाद इस प्रकार के कई कार्यक्रमों का और बड़े स्तर आयोजन प्रति वर्ष और सर्दी के मौसम में किया गया। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नौसेना की सफल कार्रवाइयों 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान कराची के बंदरगाह पर किए गए मिसाइल आक्रमण तथा युद्ध में मारे गए सभी शहीदों की याद में 1972 से नौसेना दिवस प्रति वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता रहा है। इस दौरान आगंतुक और स्कूल के बच्चे भारतीय नौसेना के पोतों, एयरक्राफ्टों और स्थापनाओं के दर्शन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।